अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे हिडन मार्कऑफ मॉडल को। हिडन मार्कऑफ मॉडल HMM इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है जो यूज़ होता है मॉडल जनरेशन के लिए बेस्ड ऑन सम इनपुट स्टेट्स। ये कुछ इनपुट स्टेट्स इसको दी जाती हैं। इनपुट स्टेट्स की बेस पे ये मॉडल को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम जब भी इसको पढ़ा जाता है मार्कऑफ मॉडल को, सबसे पहले एक चीज़ देखी जाती है जिसका नाम होता है मार्कऑफ प्रॉपर्टी। अब मार्कऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है? इसमें एक कंडीशन होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, जो होती है मेमोरी लेस। ये जो मॉडल होता है ये मेमोरी लेस होता है। जैसे कि ये मतलब अपने अंदर कोई मेमोरी में डाटा स्टोर नहीं कर रहा होता है, यानी कि कोई एक पूरी लिस्ट या पूरी जो पुरानी स्टेट वो स्टोर नहीं करता, बल्कि इट टेक्स ओनली वन स्टेट विच इज़ नॉर्मली द करंट स्टेट। जो करंट स्टेट होती है ये उसको लेता है, और जो इसने प्रिडिक्शन करनी होती है, एंड द प्रिडिक्शन कैन ओनली बी बेस्ड ऑन दैट प्रेजेंट स्टेट। और जो भी ये प्रिडिक्शन करता है ये उस प्रेजेंट स्टेट की बेस पे करता है, इसलिए इसको हम मेमोरी लेस बोलते हैं, क्योंकि ये मेमोरी में डाटा स्टोर नहीं करता। अब हिडन मार्कऑफ मॉडल HMM जो ये पूरी टर्म है, इसके दो हिस्से हैं। एक लफ्ज है हिडन और एक लफ्ज है मार्कऑफ मॉडल। जो हमारा लफ्ज है हिडन, सबसे पहले उसको देख लेते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। अच्छा, हिडन का मतलब होता है कि ये जो लफ्ज होता है हिडन का, ये रेफर करता है टू द स्टेट सीक्वेंस थ्रू विच द मॉडल पासिस। ये वो जो हिडन का जो इसमें लफ्ज है वो आपको ये बताता है कि जो स्टेट सीक्वेंसेस होती हैं जिनसे ये मॉडल पास करता है, यानी कि ये मॉडल अपने वर्किंग के दौरान कुछ स्टेट्स में से पास करता है। अब इसको हम आगे जाके देखेंगे। वो जो स्टेट्स होती हैं ना, वो हिडन स्टेट्स होती हैं, इसलिए इसको हम हिडन मार्कऑफ मॉडल बोलते हैं। अब इसके बाद आता है मार्कऑफ मॉडल, जो कि इसकी मेन कोर है। बेसिकली मार्कऑफ मॉडल इज अ स्टोकेस्टिक मॉडल यूज्ड टू जनरेट मॉडल्स, जो आपको डिस्क्राइब किया गया, वेयर इट इज अज्यूम दैट फ्यूचर स्टेट्स डिपेंड्स अपॉन ओनली प्रेजेंट स्टेट्स एंड नॉट ऑन द सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको जरा दोबारा देखें। इट इज अज्यूम दैट, ये अज्यूम किया जाता है कि जो फ्यूचर स्टेट्स आनी है ना, वो डिपेंड करती हैं प्रेजेंट स्टेट के ऊपर, यानी कि जो फ्यूचर में स्टेट्स अभी आनी है वो सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करती हैं और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पे डिपेंड नहीं करती। ये वही बात है जो भी मैंने थोड़ी देर पहले की है कि ये जो मॉडल होता है ये मेमोरी लेस होता है। मेमोरी लेस का मतलब है कि ये सिर्फ करंट आपकी स्टेट लेता है और उसकी बेस पर नेक्स्ट प्रेडिक्शन करता है। यहाँ पर भी ये बात लिखी है कि जो फ्यूचर की स्टेट्स है ना, वो डिपेंड करती हैं सिर्फ प्रेजेंट स्टेट्स के ऊपर, क्योंकि इसने आप पुरानी स्टेट स्टोर नहीं करनी, इसने प्रेजेंट स्टेट लेनी है और उसकी बेस पे नेक्स्ट काम करना है। इसलिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक और अहम बात है कि आप लोगों ने एक कोर्स पढ़ा है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। अब थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में जो आप एक टॉपिक आपने पढ़ा जिसका नाम था फाइनाइट स्टेट मशीन्स, तो ये जो हमारा टॉपिक अभी है HMM, ये फाइनाइट स्टेट मशीन की तरह से होती है, यानी कि जो HMMs होते हैं ना, हिडन मार्कऑफ मॉडल होते हैं, ये फाइनाइट स्टेट मशीन्स होती हैं। अब अगर आपको फाइनाइट स्टेट मशीन्स में याद हो तो उसमें होता ऐसे था कि आपकी कुछ स्टेट्स होती थी, अब एक स्टेट से दूसरे पे जाते थे, दूसरे से तीसरे पे जाते थे, तीसरे से चौथे पे जाते थे, यानी किस तरह से आप स्टेट्स मूव करते थे। ये ट्रांजिशंस होती थी स्टेट्स के दरमियान में और आप स्टेट्स के दरमियान मूव करते थे। अब इसके अंदर भी कुछ इसी तरह की स्टेट्स हैं। सबसे पहले एक हम इसमें HMM देख लेते हैं जो फाइनाइट स्टेट मशीन की तरह का होता है, फिर उसकी जो कुछ कंपोनेंट्स है उसकी बात करते हैं। जैसे कि आपके सामने ये जो एक ड्रॉ है, ये हमारा एक मॉडल है। इसको मैं इस तरह से डिफाइन करूंगा कि इसके अंदर आपकी जो स्टेट्स हैं, H1 स्टेट, H2 स्टेट, H3 स्टेट्स। आप समझ लें कि ये आपकी हिडन स्टेट्स हैं। इसकी एक बाउंड्री यहाँ पर आपको बना देता हूँ कि ये आपकी समझ लें कि आपकी हिडन स्टेट्स हैं, यानी कि जो आपकी एक कंपोनेंट होता है हिडन स्टेट्स, जो यहाँ पर H1, H2 और H3 है। अब ये जो सारी स्टेट्स हैं जो आपको सर्कल में शो की हैं, जो हमने ऑटोमेटा में भी इसी तरह से सर्कल में शो की थी, एक स्टेट से ट्रांजिशन दूसरी स्टेट पर हो रही है। जैसे कि H1 से H2 पर ट्रांजिशन हो रही है, H2 से H1 पर ट्रांजिशन हो रही है, H2 से H3 पर ट्रांजिशन हो रही है, एंड सो ऑन। अब ये जो सारी जो एरोस नजर आ रहे हैं ये ट्रांजिशंस हैं, और इनके ऊपर कुछ वेट्स असाइन है। जैसे कि A12 का मतलब है कि 1 से 2 की तरफ जा रहा है ये वेट। H2 से 3 पे जो वेट है उसका नाम है H23। ऐसे ही H21 का मतलब है कि 2 से 1 पे आ रहा है। तो ये आपको ऊपर A12, A31 ये सब कुछ नजर आ रहे हैं ना, इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी।
अब क्योंकि इसने गोल भी देना है, इसकी कोई फाइनाइट स्टेट होंगी, इसके अंदर एक टर्मिनेटिंग कंडीशन होगी, उस टर्मिनेटिंग कंडीशन पे कोई हमारा आंसर जनरेट होगा। अब वो जो आंसर जनरेट हो रहा है आप समझ लें कि वो ये दो स्टेट्स हैं, इनके जो H2 है ना, यहाँ पर आने के बाद दो जो हमारे पास फायर हो रहे हैं आउटपुट, एक है R1 और एक है R2। तो ये जो स्टेट्स हैं इनको मैं बोलूंगा आउटपुट स्टेट्स। और अब ऑफ कोर्स आउटपुट स्टेट्स के भी कुछ वेट्स होंगे, जैसे कि B22 का मतलब है कि H2 से R2 की तरफ जा रहा है। डिफरेंस रखने के लिए इसको A और इसको मैंने B का है। ये B21 का मतलब है कि H2 से R1 की तरफ हमारा जो है ट्रांजिशन जा रही है। तो ये जो आपके वेट्स हैं इनको हम बोलते हैं इमिशन प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो वेट्स ट्रांजिशंस के ऊपर हैं, जो आपकी जो हिडन स्टेट्स हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, और जो आउटपुट की तरफ जा रहे हैं वेट्स उनको हम बोलते हैं इमिशन प्रोबेबिलिटी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि आपकी जो जितनी भी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होती है उसका सम 1 होता है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है, इसकी हम बात ही कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की, और जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से लेकर 1 के दरमियान में होती है। तो आपकी जितनी भी यहाँ पर स्टेट्स हैं लाइक A1 A2 A12 A21 A32 23 A13 और A31, यहाँ पे A31 ये गलती से 13 लिखा गया, दिस इज A31 बिकॉज ये 3 से A की तरफ जा रहा है, H3 से H1 की तरफ जा रहा है। तो ये जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं अगर हम इन सब की प्रोबेबिलिटी को जमा कर लेना तो ये आपके इक्वल होता है 1 के। इसी तरह से अगर आप इमिशन प्रोबेबिलिटी को जो इमिशन स्टेट की प्रोबेबिलिटी है उनको अगर जमा कर लें तो वो भी आपका 1 के इक्वल होता है। अब हर जो स्टेट है ना वो डिफाइन होती है अपनी प्रीवियस स्टेट से। जैसे कि अगर मैं ये प्रोबेबिलिटी निकालूं, ये फॉर एग्जांपल कंडीशंस हैं Q1 Q2 से लेके Qn तक, अगर मैं इनकी प्रोबेबिलिटी निकालूं तो पहला तो है Q1, तो Q1 से क्योंकि पहले कुछ नहीं है तो ये फर्स्ट तो ऐसे ही आएगा। अब ये सेकंड देखें, अब सेकंड में आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ Q2, यानी कि आपको इसकी निकालनी है, तो वो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ Q2। अब लेकिन क्योंकि जो Q2 ने निकला है वो अपनी पुरानी स्टेट की बेस पे निकलना है, और Q2 की जो पुरानी स्टेट है वो है Q1, तो Q2 बार Q1, इसको हम ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो इसी तरह से जब आपका Q3 निकलना होगा तो वो Q3 स्लैश डैश बार Q1 होगा, Q4 बार Q3 होगा, यानी कि हर जो प्रोबेबिलिटी निकलनी है ना वो अपनी पुरानी प्रोबेबिलिटी बेस पे निकलनी है, जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया है कि जब भी कोई नई स्टेट आती है वो पुरानी स्टेट से ही रिकॉग्नाइज की आती है। इसी तरह से अगर n स्टेट्स हैं तो अगर n ने निकलना है यहाँ पर n, तो यहाँ पर इसने n-1 से होके आना है। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास पंजाब में 3 तरह के वेदर्स हैं, कि हमारे पास पंजाब में 3 तरह के वेदर्स हैं, सनी, रेनी और क्लाउडी, 3 तरह के वेदर हैं। और अज्यूम आप ये करें कि जो वेदर है वो पूरा दिन एक ही रहता है, यानी कि जो वेदर है लास्ट फॉर अ कंप्लीट डे, वो कंप्लीट डे एक ही वेदर रहता है, वो दिन के मिडिल में वेदर चेंज नहीं होता। ये आपने एक अजम्पशन ली है अपनी काम को स्ट्रेट रखने के लिए कि अगर जो भी आपका वेदर होता है वो पूरा दिन वही वेदर रहता है, यानी कि अगर मॉर्निंग में सनी है तो पूरा दिन वो सनी ही रहेगा, वो कल चेंज हो सकता है लेकिन मिडिल ऑफ द डे चेंज नहीं हो सकता। तो ये एक हमारे पास टेबल है, ये आपके पास वही 3 वेदर हैं, रेन क्लाउडी सनी, रेन क्लाउडी सनी, ये टुडे और टुमारो के कुछ जो डायमेंशन सेट की हुई। अब जो रेन है आप ये देख लें कि टुडे अगर रेन हो, अगर आज रेन हो तो टुमारो कल रेन होने का चांस जो है वो 0.4 है, यानी कि आपका 40% है। अगर आज रेन है और कल क्लाउड होने के चांस 0.3 प्रोबेबिलिटी, यानी कि 30%, और सन होने के चांसेस भी 30% है। ऐसे अगर आप इस पूरे को सम कर लेंगे ना तो आपके पास आंसर आएगा 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती है 1। ऐसे इनको भी सम करने से 1 आएगा, इनको भी सम करने से 1 आएगा। अब अगर आपको इसका HMM बनाना हो, यानी कि इस टेबल से अगर आपको हिडन मार्कऑफ मॉडल बनाना हो तो वो इस तरह से बनेगा। ये हम बना के देखते हैं। सपोज आपके पास जो है वो 3 स्टेट्स हैं, रेन क्लाउडी सनी, तो आपने 3 स्टेट्स बना ली सर्कल के अंदर, जिनको आपने नंबर भी दे दिए अपनी आसानी के लिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट में रेन है, सेकंड में क्लाउड है और 3 में सनी है, आपने अपनी मर्जी के लिए नंबर भी दे दिए। अच्छा, अब उसके बाद आपने ये देखना है कि अगर रेन है, अगर दोबारा रेन होने के चांस कितने हैं, यानी कि अगर रेन हो तो दोबारा रेन होने के चांस 40%, यानी कि रेन हो और दोबारा रेन होने के चांस इसी की तरफ एरो आएगा वो है 0.4। अच्छा, अगर रेन है तो क्लाउड होने के चांस है, यानी कि अगर रेन है और क्लाउड हमने करना है, यानी कि क्लाउड पे लेके जाना है, तो क्लाउड होने के चांस है 0.3। और अगर हम अभी रेन पे ही हैं
तो सनी होने के चांस क्या है, रेन पे हैं, और सनी होने के चांस अगर हम यानी कि सनी पे जाएं तो सनी होने के चांस है 0.3। बिल्कुल ऐसी अगर हम क्लाउडी के लिए देखें, फॉर एग्जांपल हम इस वक्त क्लाउडी पे खड़े हुए हैं, अगर हम यहाँ पर आए क्लाउड पे, तो रेन पे जाने के चांस है 0.2, यानी कि रेन पे जाने के चांस 0.2, क्लाउडी दोबारा मतलब क्लाउडी के अंदर ही होने आने के चांस है 0.6, और क्लाउड से सनी होने के चांस है 0.2। ऐसे अगर सनी है यानी कि धूप निकली हुई है तो, और दोबारा धूप निकली हुई है तो अगले दिन रेन होने के चांस है, रेन होने के चांस है ये 0.1। इसी तरह से अगले दिन क्लाउड होने के चांस है 0.1, लेकिन अगले दिन सनी होने के चांस सबसे ज्यादा है कि अगर किसी दिन धूप है तो अगले दिन भी यही चांस होता है कि धूप ही होगी। तो ये आपकी इस तरह से आपके पास एक हिडन मार्कऑफ मॉडल जो है वो क्रिएट यहाँ पर हो गया। अच्छा, अब उसके बाद क्वेश्चन क्या है, ये तो एक हमने एक तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको इस तरह का टेबल दे के ये कहा जाए कि इसका HMM आप जो है वो जो एक ट्रांजिशन मॉडल होता है वो ड्रॉ कर दें। लेकिन इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल आपसे ये कहा जाता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नेक्स्ट 6 वेदर लाइक दिस, कि आप चाहते हैं अगले 6 दिन का वेदर ये हो जो आपको इस वक्त बताया, ये होने के चांस कितने हैं। वेयर एज टुडे वेदर इज सनी, कि अगर आज धूप निकली हुई है तो अगले 6 दिन इस तरह का मौसम होने के कितने चांस हैं। यानी कि अगर आज धूप है तो फॉर एग्जांपल कल क्लाउडी है, परसों रेनी है, उससे नेक्स्ट डे फिर बारिश है, उससे नेक्स्ट डे सनी है, फिर उससे नेक्स्ट डे क्लाउडी है, फिर उससे नेक्स्ट डे सनी है। तो ये सारा कुछ होने की कितना चांस है, ये अगर आपके पास आज का मौसम आपको पता है कि सनी है तो नेक्स्ट 6 दिन के ये होने के कितने चांसेस हैं। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहले तो आपका जो सेट है, जो क्वेश्चन सेट है, आप वो यहाँ पर डेवलप कर लेते हैं। तो ये आपके पास डे 1 से लेकर डे 6 तक है, यानी कि क्लाउडी से लेके और सनी तक। तो इसको हम एक सेट एस की फॉर्म में लिख लेते हैं। हम कह देते हैं पहला है क्लाउडी, फॉर एग्जाम्पल ये क्लाउडी, नेक्स्ट है रेनी, फिर नेक्स्ट है रेनी, फिर नेक्स्ट है सनी, फिर नेक्स्ट है क्लाउडी और नेक्स्ट है सनी। ये आपने जो 6 डेज थे उनका वेदर यहाँ पे लिख दिया, और साथ आपने ये मेंशन कर दिया कि जो आज का वेदर है वो सनी है। अच्छा, अब आपके पास जो स्टेट्स कितनी है, जो आपका HMM बना हुआ है हिडन मार्कऑफ मॉडल है, उसकी स्टेट्स कितनी है। तो अगर हम अपने HMM को देखें तो उसके अंदर 3 स्टेट्स हैं, यानी कि वो स्टेट्स वो होती हैं जो आपको सर्कल में ऐसे शो की हुई हैं। तो 3 स्टेट्स हैं, रेन, क्लाउडी और सनी। तो इनको हम S1 S2 S3 लिख लेते हैं, यानी कि पहला जिसको हमने नंबर 1 दिया है उसको हम कह देते हैं रेन, S1 रेनी, S2 क्लाउडी और S3 सनी। ये हमारे 3 स्टेट्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि अगर आपने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो आपको ये सारा वेदर दिया है, यानी कि किसी एक आध वेदर की नहीं, आपको इस सारे वेदर की यानी कि जो पूरे 6 के 6 दिन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये 6 के 6 दिन यही सीरीज होने की क्या चांस है कि एक दिन बारिश क्लाउड हो, फिर दिन बारिश हो, फिर एक सनी हो, फिर क्लाउडी हो, फिर सनी हो। तो ये करने के लिए आप सबसे पहले तो ये लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, यानी कि जो आपने पूरा सेट बनाया ये स्लैश मॉडल, जो मॉडल आपका डेवलप्ड है। अब इसके अंदर आपने लिखा पी, और ये एस में जो भी एलिमेंट थे सारे आपने यहाँ लिख दिए। एस के अंदर जो भी एलिमेंट थे ये सारे आपने लिख दिए यहाँ पर। अभी देखिए ये फर्स्ट में अगर आप देखें, फर्स्ट की मैं भी डिस्कस करता हूँ, आपके 6 ये लिखे हुए हैं जो आपको इस सेट में दिए गए ना, क्लाउडी से लेकर सनी तक, वो आपके सारे यहाँ पर मेंशन है, और स्लैश मॉडल ये था। अब पहला जो वेदर है ना वो भी आपको लिखना है, क्योंकि आपको एक स्टार्टिंग पोजीशन तो चाहिए ना कि कहाँ से आपने शुरू करना है। तो पहला आपने जो वेदर आपको ये भी गिवन था कि जो आज का वेदर है वो सनी है, तो नेक्स्ट 6 डेज का बताएं, तो जो आज का वेदर था वो आपने यहाँ पर लिख दिया। इसके ऊपर मैंने मेंशन भी किया है कि ये 2 डेज वेदर है। अच्छा, अब कुछ यहाँ पर कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, उनको हम देखते हैं। पहले तो आप इनकी जो स्टेट्स है ना आप वो लिख लेते हैं, यानी कि इन जो तीन तरह के वेदर थे, जो 3 स्टेट्स थी, उनको हमने S1 S2 S3 के फॉर्म में डिस्क्राइब किया है। तो पहले तो हम उनको लिख लेते हैं कि जो सनी है उसको हमने क्या कहा हुआ है, S3। तो मैंने सनी की जगह पर लिख लिया S3। क्लाउडी को मैंने कहा हुआ है S2, तो ये S2 आ गया। रेनी को मैंने कहा हुआ है S1, फिर नेक्स्ट रेनी है उसको भी मैंने लिख दिया S1। तो ऐसे आपने सारे कोमा सेपरेटेड लिख दिए, और स्लैश मॉडल जो आपका पहले ही था। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो रही हैं, उनको देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम अपनी कैलकुलेशंस को देखें तो उसमें आप ये देखें कि इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको को ये क्लियर शो हो कि आपकी ये प्रोबेबिलिटी, आपने इन सब को प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिखना है। और उससे पहले मैं अगर आपको एक चीज रिकॉल करूँ, एक जो इक्वेशन मैंने पहले लिखी थी, वो इक्वेशन हमारे पास ये थी कि जो भी नेक्स्ट स्टेट आती है वो उसका प्रीवियस स्टेट से ही वो आती है। जैसे कि अगर आपको जो नेक्स्ट स्टेट लिखनी है उसके साथ यहाँ पर आगे बार के बाद प्रीवियस स्टेट को लिखते हैं। तो ये कंसेप्ट जो है वो हमारा यहाँ पर यूज होगा।
ओके, इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहली प्रोबेबिलिटी जो है वो तो क्योंकि हमें पता है कि आज मौसम सही है, उसमें तो कोई चांस ही नहीं है, और इसलिए उसको हम ऐसे ही लिखेंगे P ऑफ S3। और वैसे भी आप देखें तो क्योंकि ये फर्स्ट है, ये स्टेट, इस स्टेट से पहले कुछ नहीं है, तो इसके आगे हम कुछ लिख भी नहीं सकते स्लैश के बाद। तो ये दोनों बातें जो है वो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। अच्छा, उस बाद अगला है S2, यानी कि आपको इसको लिखना है। मैं इसका मार्कर कलर चेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको अभी लिखना है S2 का, तो S2 का जब लिखना है तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 स्लैश, अब इससे जो पिछली है, अब इससे पिछली कौन है, अगर आप सेट में दें तो इससे पिछली है S3, तो आपने लिख दिया S3, यानी कि ये पूरी आपके पास यहाँ पर आई। उसके बाद अगर आपने इस S1 की निकालनी है, इस S1 की, तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 और बार स्लैश के बाद इससे जो पिछली वाली आपके पास आ रही है ना सेट में, अब वो लिखेंगे S2। ऐसे जो नेक्स्ट आपने लिखना है S1, S1 से पिछला जो है वो भी S1 नहीं है, तो आपने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 बार S1। ऐसे S3, प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 बार S1, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 बार S3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 बार S2। यानी कि आपने जो अपनी जो प्रोबेबिलिटी निकाली है वो लिखी, और आपने बार के बाद जो पिछली सेट के अंदर प्रोबेबिलिटी है वो लिखी। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं जो हमारे पास जो हिडन मार्कऑफ मॉडल HMM के अंदर हमारे पास थी वो करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S3 तो जो डायरेक्ट आ जाएगी 1, क्योंकि जो ये आपकी S3 जो पहली स्टेट है वो, क्योंकि हमें कंफर्म है कि आज सनी तो है, मतलब अगले 6 दिनों की तो हमने प्रिडिक्शन करनी है ना, लेकिन आज का तो हमें पता है कि सनी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कंप्लीट 1 आएगी कि हम वी आर डेड श्योर कि आज जो है वो मौसम सनी है। आगे वालों के लिए करना। और एक चीज और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जितनी भी टर्म्स है ना, जितनी भी आपकी ये प्रोबेबिलिटीज निकली है, सारी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि पूरी जो ये आपकी टर्म है ये एक ही है, ये आगे जगह की वजह से मैंने यहाँ पर नीचे लिखी है, तो ये आपकी सारी मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लाई अब इसकी आपने देखनी है S2 S3। अच्छा, अब इसकी देखने के लिए आप ये देखें कि जहां पर भी आपकी जो आपका HMM बना हुआ है, जो आपकी डायग्राम, जो आपकी ट्रांजिशन डायग्राम एक है, उसमें S3 से S2 पे एरो क्या कहाँ पे जा रहा है उसका वेट देखते हैं। तो अगर इसको देखें तो आपके पास S3 से, यानी कि ये S3 का मतलब ये 3 से 2 पे, 3 से 2 पे जो एरो जा रहा है वो है ये वाला, और इसकी जो वैल्यू है वो है 0.1। तो इस तरह से आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1। ऐसे अगला है S1 बार S2, यानी कि इसमें आप देखेंगे कि S2 से S1 पे जो एरो है ना वो कहाँ पे जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो S2, ये 2 है, 2 से 1 पे जो एरो जा रहा है वो ये है, क्योंकि ये 2 स्टेट है, ये देखें, और ये 1 स्टेट है। 2 से 1 पे जो एरो जा रहा है उसकी वैल्यू है 0.2, तो आपने यहाँ पर वैल्यू लिख ली 0.2। ऐसे आपने इन सब की वैल्यूज लिख ली। अब जब आप इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास आंसर आएगा 0.00048। और अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो ये आ जाएगा 0.0048%। यानी कि ये चांस है, ये प्रोबेबिलिटी है टू हैव सच वेदर इन 6 डेज, कि अगर आज मौसम सनी है तो अगले 6 दिनों में ये तरतीब होने का चांस, एक दिन की बात नहीं है, ये पूरी तरतीब होने का चांस सिर्फ जो है वो आपके पास है 0.0048। इतना कम आपके पास चांस है ये होने का। तो इस तरह से आपका जो हिडन मार्कऑफ मॉडल है वो हमारे पास स्टोकेस्टिक मॉडल है, और वो हमारे पास प्रेडिक्शन के लिए भी काम करता है। आखिर में इसकी कुछ एक एप्लीकेशन देख लेते हैं, काफ़ी इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। वो इसकी एप्लीकेशन होती है स्पीच रिकॉग्निशन में। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी जो स्पीच रिकॉग्निशन के एल्गोरिदम्स होते हैं, जैसे कि अगर आप जो गूगल सिस्टम यूज़ करते हैं, सिरी यूज़ करते हैं आईफोन में, तो उसमें जब आप बोलते हैं तो वो आपकी चीज़ को सुन के लिख लेता है और उसको रिस्पॉन्ड करता है। यानी या वैसे भी अगर आप जो अपने फ़ोन के अंदर जो गूगल का कीबोर्ड है, गूगल कीबोर्ड पे आपके पास जो गूगल स्पीक की ऑप्शन होती है, उस पर अगर आप कुछ बोलें तो वो ऑटोमेटिकली टाइप करना शुरू कर देता है। तो इसको हम बोलते हैं स्पीच रिकॉग्निशन। और क्योंकि स्पीच रिकॉग्निशन में जो रिकॉग्निशन हो रही होती है वो आवाज़ की होती है, साउंड की होती है, और बहुत सारी वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपके मिलते हैं। तो हमारा जो हमारा एल्गोरिथम होता है स्पीच रिकॉग्निशन का, वो ये देखा है कि हमारे जो हमने बोला है वो किसके नियरेस्ट
और वो उसके मुताबिक उसके पास ऑप्शंस आती हैं और उस ऑप्शन में से जो उसको क्लोजेस्ट लगती है वो उसको अडॉप्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्टार्ट किया है और मैंने बोला पहले के यानी कि काफ के की आवाज निकाली है, फिर ए डबल ए की आवाज निकाली है, थोड़ी सी लंबी आवाज निकाली है, और आर और डी की आवाज निकाली है, मैंने कार्ड की अगर आवाज निकाली है तो क्योंकि वो के सी उसके लिए फोनेटिक्स तो एक ही होता है, कार्ड की आवाज निकाली है तो उसको ये लगेगा कि ये कार्ड है। अगर मैंने आवाज निकाली एग्जाम्पल हार्ट की, अब ये तीन तरह के लफ्ज बनते हैं, ये लफ्ज बनता है हार्ट, ये लफ्ज बनता है हार्ट और ये बनता है हार्ड। तो वो यहाँ से देखेगा कि एच ए ए आर टी यानी कि जो ये वाली चेन है, जो ये वाली चेन है, ये चेन जो है वो उसको बता रही है कि ये हार्ट भी हो सकता है, ये हार्ट भी हो सकता है। तो वो उसको जो नियरेस्ट लगता है वो उसको अडॉप्ट कर लेता है। और क्योंकि हार्ट टी और डी की आवाज भी एक जैसी होती है, तो अगर उसको लगता है कि इनके आर के बाद डी आवाज आई है तो वो इस तरह का आपको हार्ट जो है वो रिकॉग्नाइज कर देता है कि आपने हार्ट बोला है। तो ये जो चीज बनी है ये भी हमारा सॉर्ट ऑफ एक ट्रांजिशन है जिसमें हम ट्रांजिशंस कर रहे होते हैं। तो हमारा जो ये HMM है उसकी एप्लीकेशन स्पीच रिकॉग्निशन में भी यूज होती है। इसके अलावा टेक्स्ट रिकॉग्निशन या और भी बहुत सारी चीजें जो होती हैं जिसमें हमारे सेंटेंस बनते हैं या वर्ड्स बनते हैं, उसके अंदर हमारा ये हिडन मार्कऑफ मॉडल इस्तेमाल होता है।